नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। स्क्रीन पर दिख रहा होगा मौर्य वंश की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं पूरा आपको सेशन दिखा देता हूँ कैसे-कैसे क्या-क्या होगा और इसका आप बता दो पूरे वीडियो में 3 बार रिवीजन कितना 3 बार आपका रिवीजन होने वाला है और मैं पूरा आपको सेशन दिखा देता हूँ तो आपको लगेगा देखिए पूरा पहले हैंड रिटन देखेंगे उसके बाद कुछ जो है इसके बारे में हम वन लाइनर्स और उसके बाद लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए एमसीक्यू भी देखेंगे। मैं पहले आपको उसके बाद में रिवीजन वाला वन लाइनर भी दिखा देता हूं आपको। अब देखिए आपको रिवीजन वाला रिवीजन के लिए जो है वन लाइनर्स आपको मिलेंगे और उसके बाद अभी ढेर सारे एमसीक्यू भी मिले हैं उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको लगे कि हाँ ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मौर्य काल से संबंधित ढेर सारे एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं, देख लीजिए कितना बेहतरीन। और प्रीवियस ईयर पेपर देखिए बीपीएससी को या मतलब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन इसमें शामिल किए रहे। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाली। देखिए 56 प्लस एमसीक्यू आपको इस चैप्टर से मिलने वाले हैं, लगभग वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो प्यारे साथियों चलते हैं इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। एक पुराना वक्तव्य है, हो चुका आगाज रण का, जुग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए हमारे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कीजिए प्यारे साथियों। अब देखिए एक छोटी सी कहानी मौर्य वंश की बहुत प्रचलित कहानी है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि मगध एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था और उस पर शासन कौन कर रहा था तो बताओ, नंद वंश जो है उस पर शासन कर रहा था। मगध को हासिल करने के लिए सिकंदर पंजाब की ओर से चढ़ाई कर रहा था और तब चाणक्य यानी विष्णुगुप्त कौटिल्य यानी मगध के राजा घनानंद को बताने के लिए की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं कि ताकि मगध राज को खत्म होने से बचाया जा सके, लेकिन घनानंद को ये जो है बताने के कि जो है सिकंदर जो है आपके राज्य पे चढ़ाई करने वाला है और आपका नस्तनाबूद कर देगा। और उन्होंने सम्मान की बात उनकी बात मानने की तो क्या उनका अपमान भी किया और भरे सभा में उनको भगा दिया धक्के मार के। और इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने जो प्रतिज्ञा लिया कि मैं चोटी जब अपनी बांधूंगा, जब घनानंद को सबक सिखा लूंगा तभी मैं ये चोटी बांधूंगा। अब आगे बात पड़ती है भारत में और उसी दिन से ये जो है एक योग्य व्यक्ति की तलाश करने लगे, जो क्या है ऐसे व्यक्ति को गद्दी पे बैठा सके, जो ऐसे व्यक्ति को अपना शिष्य बना सके, जो गद्दी पे बैठे घमंडी दंभी को जो है सबक सिखा सके। और उसी बीच इनको कौन मिले, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और जो है घनानंद का टक्कर लेने लायक बनाया। और बाद में अब कहानी बहुत लंबी है, ये पूरी कहानी बताया जाएगा तो बहुत देर हो जाएगा आपको। हमको एग्जाम सेशन की दृष्टि से एग्जाम की दृष्टि से चीज़ें जानना बताना है। तो प्यारे साथियों अब आगे बात बढ़ते हैं। देखिए बात होती है कि उस समय भारत में छोटे छोटे गणराज्यों में विभक्त था, जिसमें शाक्य और मौर्यों का प्रभाव ज़्यादा था। चंद्रगुप्त इसी जात के गण चंद्रगुप्त किसके थे तो बताओ, इसी जात के गण प्रमुख के पुत्र थे। चंद देखिए इनके बारे में कई कहानी प्रचलित है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ अथेंटिक जो पेपर में आते हैं उसी बात होगी, फर्जी कहानी जानने से कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर वह सभी गुण थे जो एक कुशल राजा और योद्धा में होने चाहिए। इन्हीं गुणों को देखते हुए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया और चंद्रगुप्त ने गुरु चाणक्य को सहायता से नंद वंश घनानंद को जो है उखाड़ फेंका और वहीं पर कौन सी स्थापना की तो आप बताओगे, वध करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी से ईसा पूर्व से 298 ईसा यानी कि मौर्य वंश की स्थापना कब 322 ये याद कर लेना है और 298 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश का शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब तो नंद वंश की विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता ली थी। ये चीजें किसकी सहायता से जो है
तो बताओ कश्मीर के शासक जो है प्रवर्तक से सहायता ली थी। देखिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट वाली सेशन मिलने वाली। अभी देखिए वन लाइनर भी आप देखने वाले, बस वीडियो को स्किप करके नहीं जाना आपको। मौर्य साम्राज्य उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण से कर्नाटक तक और पूरब से बंगाल से लेकर पश्चिम तक फारस यानी वर्तमान ईरान तक फैला था। देखिए कहाँ से, मैं इसको एक मैप के थ्रू उत्तर में क्या आप बताओगे कश्मीर, और उसके बाद में दक्षिण से कर्नाटक कर्नाटक और फिर कहा गया है पश्चिम, पश्चिम में कौन सा तो बताओगे फारस यानी वर्तमान ईरान तक, और उसके बाद बंगाल तक फैला था यानी पूर्वी बंगाल तक, पूर्व बंगाल तक फैला था। तो चारों आपके एरिया देखिए कितना बड़ा एरिया था, ईरान तक भारत का ही पार्ट था। ये चीजें देखिए कितना बड़ा एरिया इसके समय में आ गया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें प्रशासनिक नियमों का उल्लेख किया गया है। अब बात देखिए यहाँ पर आगे बढ़ती है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस यानी कि सिकंदर का सेनापति को युद्ध में पराजित किया और संधि स्वरूप सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। किससे आप बताओ, संधि स्वरूप जो है सेल्यूकस की बेटी जो है हेलेना से शादी हुआ। अब बात करें, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर कहां पर, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, और जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और मौर्य साम्राज्य की सहायता भव्यता और शासन प्रशासन की प्रणाली के बारे में जो है वर्णन किया। उसका नाम आप जानते हैं मेगास्थनीज ही किसका दरबारी कवि, सेल्यूकस का ही जो है दरबारी कवि था। और फिर बाद में किसके दरबार में आया तो बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब नेक्स्ट बहुत ही, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी जिसने जैन धर्म मुनि भद्रबाहु, देखिए मुनि भद्रबाहु से इसने दीक्षा ग्रहण किया था। ये चीजें इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर में जाकर तपस्या में लीन हो गए और वहीं 298 ईसा पूर्व में देह त्याग किया था। देखिए मुनि भद्रबाहु की मृत्यु कहाँ, श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु, और वैसे चंद्रगुप्त की मृत्यु, तो इसका उत्तर आप बताएंगे इनकी मृत्यु कहाँ पर हुआ था तो बताओ श्रवण बेलगोला मैसूर में हुआ था। और कैसे इन्होंने जो है संलेखना विधि से जो है तो अपना प्राण त्यागा था। संलेखना विधि के बारे में अभी चर्चा होगी। बिना अन्न जल खाए जो है शरीर को त्यागना ही संलेखना विधि के द्वारा जो है। अब बात होती है कब, 298 ईसा पूर्व, ये डेट आपको जरूर याद कर, देह त्याग किया था। जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है, इस पद्धति को संलेखना कहा जाता है। यूनानी लेखन जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा। देखिए ये नाम इसका इनका इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त को यूनानी लेखक क्या कहते थे, सेंड्रोकोटस कहा जाता था। अब बात करते हैं, एपियन और प्लूटार्क ने जो है एंड्रोकोटस कहा। क्या एपियन तथा प्लूटार्क ने इनको किस नाम से जाना, देखिए कई नाम वाले कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछे जाते, किसने क्या कहा। तो एपियन तथा प्लूटार्क ने, अब देखिए कैसे याद करोगे, एपियन और यहां पर ए, तो एंट्रोकोटस कह सकते हो आप, एक चीज आप रिलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य के ग्रंथ में महासंघ में चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है जिसमें उसे क्षत्रिय बताया गया। क्या क्षत्रिय किसमें बताया गया तो बताओगे, महावंश में। बौद्ध धर्म का एक पुस्तक है महावंश, जिसमें चंद्रगुप्त को क्या क्षत्रिय बताया गया। अब बात करते हैं विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है निम्न कुल का या निम्न मूल का या छोटी जात का मतलब हुआ। अब बताइए कि निम्न कुल का छोटी जात का किसने बताया तो इसका उत्तर आप बताएंगे विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में इसमें जो है निम्न जाति का छोटी जात का बताया। वहीं चंद्रगुप्त के दक्षिण में विजय का उल्लेख तमिल ग्रंथ आहनानूर एवं मुर्नानूर में मिलता है। आहनानूर और तथा मुर्नानूर में मिलता है। अब वहीं चंद्रगुप्त के प्रशासन का प्राचीन अभिलेख साक्ष्य रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। देखिए रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख से क्या मिलता है तो आप बताओ, चंद्रगुप्त के शासन का प्राचीन अभिलेख रुद्ररामन अभिलेख से मिलता है। वहीं भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक संस्थापक कौन था तो बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया और चंद्रगुप्त मौर्य की शादी के बदले 4 प्रांत, कौन कौन से, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है इनको दान में दिया, यानी कि एक प्रकार का दहेज में दे दिया था।
किसने दिया था? तो इसका उत्तर है सेल्यूकस निकेटर ने दिया था। अब बात करते हैं आगे प्लूटार्क के बारे में। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त सेल्यूकस को 500 हाथी के उपहार दिए थे। देखिए 500 हाथी का उपहार के बारे में किसने लिखा था? तो बताओ, प्लूटार्क ने लिखा था। और पास से प्लूटार्क, देखिए कितना आसान है। पास से प्लूटार्क और पास से जो है 500, पास से 500 हाथी। ये आपको एग्जैक्ट याद कर लेना कितने हाथी। तो पास से प्लूटार्क, पास से 500 हाथी। अब प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सेनाएं थीं, जिसे जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा। देखिए जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह किसने कहा? तो आप बताओगे जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाएं थीं, कितनी 6 लाख सेनाएं थी, जिसको जस्टिन ने डाकुओं की संज्ञा दी। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियनस ने किया था। देखिए दोनों का वर्णन जो है युद्ध का, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का वर्णन एपियानस ने किया था। अब बिंदुसार के बारे में बात करें, इनका पुत्र कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार हुआ। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व तक बना। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार और मौर्य सिंहासन पर आसीन हुआ। देखिए चंद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार जो है मौर्य के सिंहासन पर आसीन हुआ। अब बात करते हैं बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त और मौर्य और उनकी माता दुर्धरा थी। देखिए कौन थी? बिंदुसार की पिता चंद्रगुप्त थे, लेकिन उनकी माता कौन थी? दुर्धरा थी। इसमें पिता तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन माता दुर्धरा को जरूर पता होना चाहिए सभी को। अब बात करते हैं बिंदुसार के नाम को लेकर कई मतभेद है। पुराणों के अनुसार जो है बिंदुसार को वारिसार और भाद्रसार को पुकारा जाता है। देखिए पुराण में इनको क्या कहा गया है बिंदुसार को? तो बताऊं कि वारिसार या भाद्रसार कहा जाता है। और वहीं पर बात आगे अभी देखिए कई नाम इनके मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं वहीं जैन ग्रंथों में इनको क्या बोलते हैं? राजबली कथा के अनुसार इनको सिंहसेन कहा गया है। अब बताइए जैन ग्रंथ में इनको क्या सिंहसेन, किसके? राजबली कथा के अनुसार। लेकिन यही कहा जाए कि चंद उत्तराधिकारी बताया, परंतु बौद्ध ग्रंथों में महावंश और दीपवंश के अनुसार जो है चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार का नाम ही दर्शाया गया है। देखिए बौद्ध ग्रंथ में कौन सा? महावंश में बिंदुसार का नाम बिंदुसार ही मिलता है। अब बात करते सिंहसेन कहाँ पर मिला था? तो बताओ जैन ग्रंथ में इनका नाम क्या है? तो सिंहसेन। और वहीं पुराणों में इनका नाम क्या मिलता है? तो वारिसार और भद्रसार मिलता है। देखिए एक एक नाम इसके लिए आप आर या किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी स्टेट ग्रुप सी की नौकरी की तैयारी करें। देखिए आप लेवल इस समय बहुत बढ़ गया है। आप सोचिए कि तुक्का मार के पढ़े पास हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं। तो आप मेहनत करिए और सही मैटर को पढ़िए। तो आगे बढ़ते हैं फिर प्यारे साथियों। चीनी ग्रंथ का चीनी ग्रंथ का फायुचुलिन के अनुसार बिंदुसार, तो बिंदुसार नहीं बिंदुपाल कहा गया है। और वहीं पता है बिंदुसार को यूनानी साहित्य में जो अमित्रोकोटस या अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। देखिए यूनानी ग्रंथों में से अमित्रोकोटस या अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं जहां अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुनाशक या शत्रु को नाश करने वाला। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए प्यारे साथियों। अब बताइए बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? तो बिंदुसार था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। देखिए तारानाथ ने कितने? 16 राज्यों का विजेता किसे बताया था? तो आप बताओगे बिंदुसार को। वही बिंदुसार की मुख्य पत्नी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार की पत्नी का नाम था सुभद्रांगी। वहीं बौद्ध ग्रंथ दीपावधान के अनुसार बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जहां बिंदुसार का पुत्र सुसीम शासन करता था। ये चीजें तक्षशिला में शासन कौन का? सुसीम करता था। इस विद्रोह को रोकने से नाकाम रहा, जिसके कारण बिंदुसार ने अपने दूसरे बेटे अशोक को वहां भेजा, जिसने वहां पनपे विद्रोह को जो है दबा दिया। देखिए अब बात आ रही अशोक की। अब इसके बाद यहीं से अशोक का चैप्टर शुरू होगा। अब
देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कि अर्जी फर्जी बातें, एग्जाम रिलेटेड चीज़ें ही बात और वन लाइनर टू डिट्टो बात होगी। आप बात करते हैं महान सम्राट अशोक 273 से 292 तक बात करते हैं। 298 273 तक बिंदुसार चले। अब बात होती है अशोक की। अशोक महान बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ। कितना 200 अधिकारी अभी कब बने, सबके बारे में देखने वाले हैं। अशोक का माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। देखिए मुख्य पत्नी कौन? सुभद्रांगी थी। वहीं अशोक के राजगद्दी पर बैठने समय अवंती का राजपाल था। जब अशोक राज गद्दी पर बैठ रहा था तो कहाँ का राजपाल था? तो इसका उत्तर बताओगे। अवंती का राजपाल था। अब देखिए एक और जो है दंत कथा है। अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। अशोक मौर्य देखिए कितना खूंखार व्यक्ति था, आपको लग रहा 99 भाई। अब कहानी आगे बढ़ती, देखिए बात इसमें कहा गया है कि 99 भाई तो हत्या करके सिंहासन पर बैठा। और ये कहाँ से मिला? तो सिंघली स्रोत से इसकी जो है इस बात की, लेकिन कहीं बहुत ज्यादा इसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं बिंदुसार के 101 पुत्रों में सुमन यानी सुसीम सबसे बड़ा। सुसीम क्या थे? सबसे बड़ा थे। जबकि अशोक दूसरा तीस सबसे छोटा था। ये बौद्ध धर्म धर्मावाद किया गया था। तीस के नाम का व्यक्ति क्या था? तो तीसरा सबसे छोटा था। अब बात करते हैं अशोक की पत्नी महादेवी शाक्य कुल की विदिशा की जो है राजकुमारी थी। किस कुल की थी? आप बताओ। शाक्य कुल की विदिशा की राजकुमारी थी। अब बात करते हैं महेंद्र और संघमित्रा नामक किनको क्या थे? दो संतान थे। ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, आपका कम समय में चीजें ज्यादा दी जा रही है प्यारे साथियों। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। देखिए ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र पुत्री को कहाँ पर भेजता बताओगे? श्रीलंका भेजा था। अशोक की दो पुत्रियां थी, चारुदत्ता और संघमित्रा, चारुमती और संघमित्रा। वहीं अशोक ने अपने पुत्री चारुमती के लिए नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया था। देवपत्तन नामक नगर अपने पुत्री के जो है उसमें मनवाया था। अब बात करते हैं नगर बसाया। अशोक की पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया। अशोक को पुराणों में क्या? अशोक वर्धन कहा जाता। जबकि राज तिरंगड़ी के अनुसार अशोक ने वज्र कश्मीर से बितिस्ता यानी झेलम नदी के किनारे यानी श्रीलंका नामक नगर की स्थापना किया था। श्रीनगर नामक स्थान। अब श्रीनगर की स्थापना किसने किया? तो आप बताओगे अशोक ने जो है श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किया था। अब बात आगे करते हैं। अशोक ने अपने अभिषेक के लिए अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। अब बताइए प्यारे साथियों, ये गद्दी पर कब बैठे थे? तो 269 में गद्दी पे बैठे थे। 269 ईस्वी पे गद्दी बैठे थे। अब बात आगे बढ़ती है। और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि इस कदर इस पे मार काट हुई, इसमें महिलाएं लास्ट में जब जो है अशोक ने किला तोड़ के जब अंदर प्रवेश किया तो पता चला उस समय महिलाएं और बच्चे लड़ रहे थे। और इसी घटना को देख कर द्रवित हो गया और उन्होंने जो है रक्त की नीति को जो है त्याग करके धम्म की नीति अपना लिया। देखिए बात हो रही है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। और राज तिरंगड़ी के अनुसार अशोक शैव का था। देखिए राज तिरंगड़ी में कहा गया है ये शैव धर्म का था। वहीं अशोक के धम्म की व्याख्या जो है राहुलोवाद सूत्र में की गई है। राहुलोवाद सूत्र में किसकी? अब बताओ धम्म की व्याख्या। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं का निर्माण करवाया था। पहला था कर्ण, फिर चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी। चारों का नाम है आपको एक एक करके थे। कर्ण, चौपड़ और सुदामा और विश्व झोपड़ी। चारों झोपड़ियों का नाम लिखा पूछा जाता है इनमें से कौन से अशोक के द्वारा बनाई गई झोपड़ी नहीं थी? तो चारों याद रहेगा तभी आप इजीली बता सकते हो। अब बात करते हैं भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था।
अशोक के शिलालेखों के ब्राह्मी, खरष्टी, ग्रीक और अरमाइक चारों लिपि आपको कौन से अशोक का लिखित लिपि नहीं प्रयोग किया गया था, ये पूछा जाता है। तो पहला बात ब्राह्मी, खरष्टी, ग्रीक और अरमाइक। तो इसका अब बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य 137 वर्ष तक रहा। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम शासक देखिए बृहद्रथ, और पहला शासक आप बताओगे चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक के 7 स्तंभ लेख के बारे में बात करते हैं। और अब बात करते हैं पहले स्तंभ लेख के बारे में बात कर रहे हैं, प्यारे साथियों बने रहें। प्रयाग स्तंभ लेख अकबर यानी इलाहाबाद की किला, इसमें रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अकबर जो है कहाँ लेके आया था? प्रयाग लेके आया था, इलाहाबाद के किले में। तो इसी को प्रयाग स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और इसे रानी का किला भी कहा, रानी का अभिलेख स्तंभ भी कहा जाता है। दिल्ली से टोपरा, दिल्ली से टोपरा लाया फिरोज शाह तुगलक ने जो है दिल्ली से इस पर 7 अभिलेखों का उल्लेख है। किसमें? दिल्ली टोपरा अभिलेख में किसमें? तो बताओगे इसमें 7 स्तंभ के बारे में बताया गया। 7 कौन कौन से स्तंभ है। अभी पहले दिल्ली में था, अब टोपरा। अब बात करते हैं दूसरा क्या था। फिरोज शाह तुगलक किसको लेके आया था? दिल्ली से मेरठ लेके आया फिरोज शाह तुगलक। अब एक चीज ध्यान देना है कि इसमें थोड़ा सा कनेक्ट, देखिए दिल्ली टोपरा, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में क्या है तो आप बताओगे ये दिल्ली में ही है। जो यहाँ लिखा है वही इसकी स्थिति है, ये चीज़ याद रखना है। अब दिल्ली से मेरठ फिरोज तुगलक ने जो है इसको, अब कहाँ है तो आप बताओगे दिल्ली में ही है। अब बात करते हैं लौरिया अरेराज कहाँ है तो चंपारण यानी बिहार में है। और रामपुरवा कहाँ तो ये भी चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़, ये तीनों आपको ये चीज़ें आपको याद कर, लौरिया शब्द लग जाए तो तीनों चंपारण, और रामपुरवा ये भी तीनों जो है कहाँ पर है तो बताओगे चंपारण बिहार में ही है स्थित है। अब बात करते हैं क्वेट्स के बारे में। जो कुछ आप सोचते हो आप आसानी से कर सकते हो, जो आप आज तक नहीं सोचे उसको भी सोच सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। आपने देखा भारत चंद्र पे भी पहुंचेगा, और भारत ने जो है आदित्य एल के तहत तहत सूर्य के बारे में भी जो है महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दिन उसका समय आता है। मेहनत करते रहिए, क्या पता आपका समय कब आ जाए। देखिए, इसलिए मेहनत करने में बिल्कुल कोताही न बरतिए, और आज से ही प्रारंभ कर दीजिए मेहनत करना। अब चलते हैं कुछ वन लाइनर्स के देख लेते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए थोड़ा फास्ट वन लाइनर देखेंगे। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते तो आप बताओगे चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है तो इसका उत्तर बताएंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक आप बताएंगे विशाख। देखिए इन सबके बारे में भी मैंने कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चर्चा किया रिवीजन के दौरान। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन थी तो इसका उत्तर बताएं पर्ण थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। सांची किस कला के लिए प्रसिद्ध है? सांची जो है बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है। वही कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान किस धर्म का अनुयायी हो गया तो आप बताओगे बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था तो अशोक को तक्षशिला भेजा था। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तो कौटिल्य की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। वही विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय क्या था तो बताओ चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की संधियों के बारे में जो किया गया। चंद्रगुप्त की दुर्भ संधि के मतलब उनके खिलाफ षड्यंत्र के बारे में बात किया गया है। अब बात करते हैं अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक का उत्तराधिकारी बताओ कुणाल था, या कुणाल जो भी उपलब्ध हो। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। कौटिल्य चाणक्य की जिसका प्रधानमंत्री कौन था तो किसका प्रधानमंत्री थे चाणक्य तो इसका उत्तर बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य का अन्य नाम क्या था तो अन्य नाम बताओगे विष्णुगुप्त था। अन्य नाम विष्णुगुप्त। अब बात करते हैं आगे। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की भी हत्या कर दी थी उसका बताएंगे अशोक ने जो है अपने बड़े भाई सुसीम की भी हत्या कर दिया था। अशोक ने और कहा जाता 99 पे भी बात किया था, 99 भाइयों को उसने हत्या कर दिया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति
का प्रयोग किया था, अर्धमागधी का प्रयोग एकरूपता के रूप में प्रयोग किया था। वह व्यक्ति कौन? देखिए 4 भाषाओं का प्रयोग हुआ था। आपको अभी देखिए पढ़ाएगा, आप चारों कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर करना है कि आप लिख देते हैं जो चीजें परमानेंट हो जाती हैं। वह व्यक्ति कौन सा है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो उसका उत्तर हो जाएगा देवनाम प्रियदर्शी। इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक का था। चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में कितने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने जो है मुख्य रूप से मदद किया था। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा और त्रिविध आधार पर जो है राजवंश की स्थापना की? तो अशोक ने जो है त्रिविध आधार पे, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पे जो है राज्य की स्थापना किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन सा? तक्षशिला था। कि जिसके बहुत विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है विशाख तत्व में जो है किसकी? चंद्रगुप्त के बारे में विशिष्ट वर्णन मिलता है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में? भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अब 7 श्रेणियों जानना जरूरी नहीं, पूछा भी नहीं जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक पहलुओं पर जो है ज्यादा जो है प्रभाव डाला गया है। अर्थशास्त्र मतलब किससे संबंधित पूछा जाए तब भी आप बताओगे अर्थशास्त्र जो है राजनीति से संबंधित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल का किसका बना था? देखिए चंद्रगुप्त का महल किससे? तो लकड़ी का बना था। और बताइए किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि पश्चिम तक फैला था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो भब्रू अभिलेख में जो है स्वयं को जो है अशोक ने जो है मगध का सम्राट भब्रू। ये देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। बराबर यानी गया जिला में गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो किसके? तो आजीविकों के रूप में जो है 4 गुफाएं बनाएगी। चारों गुफाओं का भी उत्तर अभी मैंने बताया है, कमेंट बॉक्स में देना है। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन का विजय जो है चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। देखिए दक्कन का विजय, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताओगे? इंडिका था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? तो मौर्य का शासन हुआ नंद वंश के बाद। अब बात करते हैं अशोक ने अपने राज्याभिषेक में चौथे वर्ष निर्ग्रोध से प्रभावित होकर किसको बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपभुक्त से अशोक ने किससे शिक्षा दीक्षा ली थी? और जो युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति अपनाया था। सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो किसने बनाया? तो अशोक ने। वही बताया किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया था? तो आप बताओगे मुद्रा राक्षस में जो है निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए ये भी अभी हमने पढ़ा था, रिवीजन कुछ चीजें इसमें नया है तो कुछ चीजें रिवीजन चल रही हैं। बस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बिरसल वाला तो पूछा भी गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख का नाम क्या था? तो कालसी में है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था जेम्स प्रिंसप, लेकिन खोजा किसने था? तो पैंथेलर ने खोजा था। कलिंग की विजय तथा क्षत्रियो का वर्णन अशोक के किस शिलालेख मिलता है? क्षत्रियो का वर्णन आप बताओगे 13वें शिलालेख मिलता है। और स्तंभ लेख टोटल कितने थे? तो आप बताओगे 7 ही थे। स्तंभ कितने? तो 7। और बात करते हैं शिलालेख की बात, तो शिलालेख टोटल 14 थे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद जो है क्या किया? तो इसका उत्तर बताएं। जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति के सदा के लिए जो है त्याग दिया, युद्ध नीति सदा के लिए त्याग दिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखित हैं? तो उसका उत्तर प्राकृतिक या मागधी भाषा में लिखित हैं। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का प्रयोग किया था? बताओ मार्क्सकी तथा गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं श्रीनगर में अशोक किस मौर्य का शासक था? तो बताओ अशोक जो है श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? उसका उत्तर बताएंगे मौर्य
शासक अशोक ने किया था। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? मेगस्थिनी ने पाटलिपुत्र को, जो ये सब कह ही नहीं पाते तो उल्टा सीधा बोल देते थे, पॉलीब्रोथा कह दिए, पाटलिपुत्र कितना अच्छा नाम को बिगाड़ दिए। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। देखिए, गा से गूढ़ पुरुष और गा से गुप्तचर आप आसानी से याद कर सकते हो प्यारे साथियों। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग जो है अर्थशास्त्र में किया गया था? किसी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अब बात करते हैं, देखिए, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किया गया? परिशिष्ट पर्वन में जो है कहा गया जैन धर्म अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यही इसकी जो है इन्होंने दिया कि ऐसे दिया संलेखना पद्धति थे। अशोक के काल में कौन सी लिपि जो है दक्षिण भारत में प्रचलित हुई? ब्राह्मी लिपि जो है दक्षिण भारत में प्रचलित हुई। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुकाष्ठ में एकल टुकड़ों में तर्जित किए गए हैं, उस साधारणतः कहाँ की चट्टानों से? आप बताओ, एक ही पत्थर में जो पांडु यानी कि हाथ से लिखी गई चीजें हैं वो कहाँ पर, तो बताओगे? मिर्जापुर के समीप पाई गई हैं, चुनार में। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत के, तो बताओ? अशोक जो उज्जैन प्रांत के जो है क्या थे? गवर्नर थे। कौन सा घोषणा युद्ध और हिंसा के लिए प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता? तो कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य उसके बच्चे हैं? तो पृथक कलिंग मेरे बच्चे हैं, तो आप बताओगे? पृथक कलिंग शिलालेख में कहा गया था सभी जो है मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सी महत्वपूर्ण सो? तेरहवा बृहत शिलालेख में क्या है? जब कलिंग की चढ़ाई यानी कलिंग से युद्ध के बारे में बात की गई है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह बात किसने? मेगस्थनी ने कहा था। भारत के लिखने की कला ही नहीं जानते, फर्जी बात बोल गया। अब बात करते हैं अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख ही है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो बताओ, तिस्य ने जो है मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप जो है ढलने को प्रयास किया था। तिस्य ने जो है प्रयास किया था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को जो है एग्रोनोमाई कहा जाता है, जिसे आप अधिकारी को कई नामों से जानते हैं विभिन्न क्षेत्र के। किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या है? राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था। वहीं अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा? तुर्मय जो है मिस्र का राजा था। तुर्मय कहाँ का? मिस्र का राजा था। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों? मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का वर्णन है। तो बताओ, महास्थानी बांग्लादेश और सहगौरा के बारे में अशोक ने जो है सूखा पड़ा था वहां के बारे में राहत कार्य किया था। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में जो है शामिल थे राजा, क्षेत्र और शासन और कोष्ठ को जो है इसमें शामिल किया गया था। आधुनिक श्रीलंका के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र तथा संहिता, देखिए भी रिवीजन का है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा है। अब बात करते हैं कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो 15 में। अशोक कहाँ से अशोक के द्विभाषा यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सेरेकुना और कंधार से क्या है? तो इसका उत्तर बताएंगे द्विभाषा यानी ग्रीक और अरमाइक दोनों एक ही अभिलेख में है। तो ये चीजें बात। अशोक ने मानसेहरा यानी पाकिस्तान और शाहजहाबगढ़ यानी पाकिस्तान, ये दोनों द्वारा प्राप्त बृहत अभिलेखों में से किस लिपि का प्रयोग है? तो देखिए, अमेरिका जो भी पाकिस्तान की तरफ पाई गई उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। अब हमने ढेर सारे एमसीक्यू देखे, सॉरी ढेर सारी वन लाइनर। आप चलते हैं एमसीक्यू की बारी। देखिए, पहले ही जैसे हमने चंद्रगुप्त के बारे में शुरू किया तो उसी समय पुत्र वगैरह के बारे में नेक्स्ट आपने देखा था। तो प्यारे से, तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त। पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार? तो इसका उत्तर बताएंगे आप। बताएं बिंदुसार क्या था? इनका बेटा था। और बताएं बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? तो बताओ अशोक हुआ। अब बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? प्रथम भारतीय साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य, तो आप इसका उत्तर क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही प्रथम सबसे विशाल जो है राज्य को स्थापित किया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं समुद्र के गिफ्ट के बारे में क्या कहा जाता? तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं, यूनानियों को भारत
से बाहर निकाला, किसने निकाला? अशोक ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या बिंदुसार ने? किसने जो है यूनानियों को बाहर निकाला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है यूनानियों को बाहर निकाल दिया था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का निर्माण, तो इसका उत्तर बताएंगे अशोक ने करो। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? देखिए फिर वही क्वेश्चन, तो इसका उत्तर बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर फैली थी? अशांति कहाँ पर फैली थी? तो आप इसका उत्तर बताएंगे तक्षशिला में जो है इनके शासनकाल में जो है विद्रोह फैल गया था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। देखिए कुछ क्वेश्चन नए हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपका रिवीजन हो रहे हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी, इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र क्या थी? मौर्य साम्राज्य की जो है इनिशियल राजधानी थी। अब बात करते हैं किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? किस कहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य विशिष्ट वर्णन मिलता है? तो बताओ विशाख दत्त जो है के लेखक, तो बताओ विशाख दत्त की कौन पुस्तक? तो आप बताओगे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में जो है मौर्य वंश की जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब बात करते हैं आगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो इसका उत्तर श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में इन्होंने संलेखना पद्धति से, यानी कि बिना अन्न जल किए जो है अपना ध्यान त्याग दिया था। उपगुप्त से इन्होंने जो है जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चाणक्य किसके सलाहकार थे? तो चाणक्य आप जानते हो क्या? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के पहले शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके ही सलाहकार थे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया? दक्कन पर किसे? कुणाल ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने, अशोक ने? किसने दक्कन पर विजय किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने जो है दक्कन पर विजय किया था। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बने रहे प्यारे साथ, तो बहुत जल्दी 55 क्वेश्चन हम सब 10 से 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के कारण आया था? तो इसका उत्तर कलिंग युद्ध के बाद ही काफी द्रवित हो गए और उसी समय इनका पूरा राज्य का रूल रेगुलेशन रहन सहन सब बदल गया। अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो अशोक आप बताओगे किसके उत्तराधिकारी? आप बताओगे बिंदुसार के उत्तराधिकारी क्या थे? तो अशोक थे। अब इनकी कहानी तो आपने इनके 101 भाई थे और 99 भाइयों को मार के इन्होंने हत्या किया, मार के जो है गद्दी बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? पहला 300, 305 और 315, 200, 317। तो इसका उत्तर हो जाएगा 305 में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो हरा दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और वैसे आप जानते हैं इनकी मृत्यु क्या है? तो 298 जो है ईसा पूर्व हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देव नाम प्रिय के नाम से किसे? अशोक को दियो नाम प्रिय प्रियदसी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का नाम आप जानते हैं विष्णुगुप्त भी था। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, मेगास्थनीज कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य राजसभा में यूनानी राजदूत, अशोक कालीन यूनानी राजदूत, गुप्त कालीन यूनानी या हर्षकालीन? तो इसका उत्तर आप बताओगे। ये क्या था? एक प्रकार का यूनानी राजदूत था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। चलते हैं, इन्होंने जो है मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। इंडिका किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज ने ही कौन सी इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उसका उत्तर अभी बात हो चुकी है लास्ट में। बृहद्रथ क्या था? अंतिम वंश का शासक था। मेगास्थनीज किसका दोस्त था? मेगास्थनीज आप जानते हैं किसका? तो बताओ सेल्यूकस निकेटर का जो है, सेल्यूकस निकेटर से बाद में संधि हो गई, इन्होंने अपनी बेटी के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य से कह दिया था। तो इनके क्या थे? ससुर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक ने किस बौद्ध साधु को प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपगुप्त से इन्होंने जो है दीक्षा लेके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब बात किस वंश ने मौर्य की जगह ली? किस वंश ने जो मौर्य वंश की जगह लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुंग वंश ने जो है मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की जो है अंत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र क्या था? तो इसका उत्तर बताएंगे बिंदुसार था। यही जो है गद्दी पर बैठा। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार तो हर्यक वंश का प्रथम शासक था। बिंदुसार जो है मौर्य वंश का था। ये दोनों में क्लियर करते चलना है प्यारे साथियों।
नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये जो है तक्षशिला के जो है ये प्रोफेसर थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो अर्थशास्त्र नाम था, लेकिन ये बुक किससे संबंधित थी आप बताओगे? ये बुक जो है अर्थशास्त्र नहीं, ये बुक राजनीति से संबंधित थी। किस मौर्य शासक को अमित्रघात या अमित्रकोटस के नाम से जाना जाता? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताओगे? बिंदुसार का नाम बहुत ढेर सारा नाम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अमित्रकाट, अमित्रोकोटस। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध आप बताइए 261 बीसी में जो है क्या हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था। चलते हैं, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग हुआ था? तो अशोक की शिलालिपि आप बताओगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ज्यादातर किस अभिलेख का उल्लेख मिला? तो बताओगे ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। अब बात करते हैं, खरोष्ठी, अरमेइक, ग्रीक, यूनानी, इन 4 भाषाओं का प्रयोग हुआ था। अपने शिलालेख में अशोक ने सामान्यतः किस नाम से जाने गए? तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए, प्रियदर्शी। शिलालेखों में अपने आप को प्रियदर्शी के नाम से प्रदर्शित करते थे। नेक्स्ट है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल के दौरान, तो इसका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला जो था मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार देखिए फिर वही बात रिपीट हो, बिंदुसार जो है किसका? तो चंद्रगुप्त का क्या था? पुत्र था बिंदुसार, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अशोक में धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? मुख्य सिद्धांत क्या था? स्वनियंत्रण, अपने आप पर नियंत्रण ही धम्म नीति का जो है सिद्धांत था। अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सर्वप्रथम किसने? जेम्स प्रिंसेप, व्हीलर स्मिथ, और तो पढ़ा किसने था? तो 1937 में जो है 1937 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, लेकिन खोजा किसने? तो पैनथेलर ने खोजा था, पैनथेलर। अब नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि है? तो इसका उत्तर शाहबाजगढ़ी क्या है? ये अशोक काल में पाए जाने वाली जो है खरोष्ठी लिपि इसमें पाई जाती है। ये चीजें याद करके रखना। देखिए 2001 में सीजी छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम की व्याख्या की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल, कहाँ पर होता है? मास्की, गुर्जरा, दोनों जगह जो है इनके नाम का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में अशोक ने अपने आप को स्वयं मगध का सम्राट बताया? किसमें मगध का सम्राट खुद बताया है? तो इसका उत्तर अब बताओगे भाब्रू अभिलेख में जो है अशोक ने अपना नाम अशोक ही बताया है। चलते हैं, अशोक के शिलालेखों पर प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो इसका उत्तर अशोक ने शिलालेख में कौन सी प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था? किस प्राकृतिक भाषा का? मौर्य काल में शासन के दौर में स्थानिक कौन होते हैं? स्थानिक किसे कहा जाता था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्थानिक प्यारे साथियों, जिला प्रशासक को स्थानिक के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंट्रोकोटस कहा जाता है, किसके द्वारा? किस सेंट्रोकोटस आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंट्रोकोटस कहा गया, और एंड्रोकोसट के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर जोड़ दिया गया है? तो अब मैंने बात देखिए पहले बात हो चुकी है, ये लगता है तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से, लेकिन ये पूरी तरह से ज्यादा बेस्ड किस पे? सामाजिक जीवन के सुधार के लिए है, नहीं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत है? डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका उत्तर बिंदुसार क्या है? डायमेकस के समय भारत आया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इसका उत्तर मौर्य वंश, दिए हुए में से पूछा गया, मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है। चलते हैं, बिंबिसार के दरबार में कौन सा राजपूत आया था? बिंबिसार के दरबार में कौन सा? मेगास्थनीज, मैकियावेलियन, डायमेकस और एंटियोकस पर था। तो आप बताओगे डायमेकस क्या था? तो बताओगे बिंदुसार के दरबार में आने वाला पैथा धातु था, यानी कि ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ ही बचे, बस बने रहिए। मौर्य काल में निम्नलिखित से कौन सा मुद्रा प्रचलित नहीं थी? प्रचलित थी, कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उस समय क्या पढ़ चलता था, जैसे आज रुपया सिक्का चला, उस समय क्या मौर्य काल में पढ़ नाम से उसी रुपये सिक्के जानते थे। अब आता अशोक के अभिलेख की रचना कितनी लिपियों में की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप बताओगे
4 लिपियों में हुई है। 4 लिपि की चर्चा मैं कर चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। यूनानी लेखक किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी थी? अमित्रघात किसे कहा था? तो बिंदुसार को अमित्र यार वारिसार कहा गया। अमित चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सुपर फास्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ढेर सारे मटेरियल आपको देना है कम समय में। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका उत्तर बताओगे अशोक ने ही बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वदेशी यात्री भारत का दौरा सबसे पहले किसने किया था? स्वदेशी भारत का दौरा किसने किया था? तो इसको हमको लगा सभी को विदित होगा। मेगास्थनीज ने जो है सबसे पहले किया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किन नगरों में आयोजित हुई? बौद्ध सभा किस नगरों में आयोजित हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या बताओगे? पाटलिपुत्र में। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नंदवंश के पश्चात मगध पर किसका राजवंश रहा? किस राजवंश का शासन रहा? तो मगध पर जो है नंदवंश के बाद जो है मौर्य वंश का स्थापना हुआ। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी। आधुनिक जो देवनागरी थी इसका प्राचीन नाम आप बताओगे? देवनागरी था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं साथियों। रज्जु कौन होते? तो रज्जु का आपको पता, मौर्य शासन में अधिकारी क्या कहलाते? तो रज्जु कहलाते थे। देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस इनको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अशोक के स्तंभ का प्रतिवेदन क्या करते थे? तो घटनाओं की सूचना देते थे प्रतिवेदन। यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है? किसमें बौद्ध पुस्तक का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे प्यारे साथियों। इसका उत्तर भाब्रू अभिलेख में जो है अशोक की जो है बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन +1 लाइनर। अभी एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ, इसको भी देख लेते हैं। अशोक के शिलालेख में से हमें क्या जानकारी मिलती है? अशोक शिलालेखों से हमें उपरोक्त जानकारी इनकी उसकी प्रशासनिक नीति, साम्राज्य का विस्तार, उनके आर्थिक विचार, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है सभी। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जो भाई आर की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक देखें। और इसे देखना सभी को ध्यानपूर्वक है, चाहे परीक्षा कितने भी तैयारी आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो एक समय आएगा तैयारी एकदम लगेगी कंप्लीट हो चुके हैं, सिलेबस सब कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।